Hello everyone, welcome to CFA Journey Live. This is the very first video of the channel and we are going to start with the very first learning module of alternate investment. Alternate investment features, methods and structures. So the first LOS says describe features and categories of alternate investments. Alternate investment comprise various types of investment that do not fall under the heading of traditional investments. इसका मतलब ये है कि alternate investments is apart from traditional investments. तो traditional investments में जैसे हम लोग का equity investments आता है. Equity investments का मतलब investment in shares via the share market and आपका बॉन्ड मार्केट हो गया. तो अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट्स होते हैं वो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट की कैटेगरीज में आता है, विच रिफर्स टू लॉन्ग ओनली इन्वेस्टमेंट इन कैश एंड पब्लिक ट्रेडेड स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स. मतलब ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहा है. टाइप्स ऑफ ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर्स इंक्लूड्स हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स एंड वेरियस टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स. ये ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड के बारे के टाइप्स है जो हम लोग आगे बाकी चैप्टर्स में पढ़ेंगे एंड इस चैप्टर्स में आगे हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे. ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट टिपिकली आर एक्टिवली मैनेज्ड एंड मे इंक्लूड इन्वेस्टमेंट्स इन कमोडिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलिक्विड एज सिक्योरिटीज. तो ये बोल रहा है कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट जो होता है वो एक्टिवली मैनेज्ड होता है. एंड यूजुअली क्या होता है कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स में हम लोग को थोड़ा एक स्पेशलाइज नॉलेज चाहिए होता है अबाउट द इंस्ट्रूमेंट वी आर इन्वेस्टिंग इन. तो वो उसके बारे में बोल रहा है कि एक्टिवली मैनेज्ड एंड इट में इंक्लूड कमोडिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इलिक्विड सिक्योरिटीज. सो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट यूजुअली इलिक्विड होता है, वो क्यों हम लोग आगे पढ़ेंगे. द परसीव्ड बेनिफिट of including alternate investment in portfolios are risk reduction from diversification. तो इसका मतलब ये होता है कि alternate investments हम लोग का रिस्क रिड्यूस करने में हेल्प करता है बाय द मीन्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन. नाउ व्हाट डज डाइवर्सिफिकेशन मीन्स? तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम लोग का अगर एक पोर्टफोलियो है फॉर एग्जांपल विच इंक्लूड्स इक्विटी एंड बॉन्ड्स, तो अगर हम लोग उसको डाइवर्सिफाई करना है तो हम लोग एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा जो जिसके साथ उस और जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है हम लोग के पोर्टफोलियो में उसके साथ उसका कोरिलेशन कम हो, ताकि अगर मार्केट में कुछ भी गड़बड़ होती है तो जैसे हम लोग का शेयर है अभी, जैसे रिसेशन के टाइम पे शेयर मार्केट पूरा डाउन था, तो ऐसा नहीं हो कि जो तीसरा इन्वेस्टमेंट है वो भी डाउन चल जाए ताकि पूरा पोर्टफोलियो डाउन रहे. तो हम लोग को एक ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहिए जो अगर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट भी डाउन रहे तो वो अनसर्टेन नहीं हो, डाउन नहीं रहे, बल्कि हम लोग को पोर्टफोलियो का एवरेज आउट कर दे. तो वो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का बात कर रहा है कि सिंस ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का कोरिलेशन कम है बाकी ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से, देयरफॉर वो डाइवर्सिफाई करने में हम लोग का हेल्प करता है. एंड पॉसिबल हायर रिटर्न्स फ्रॉम होल्डिंग इलिक्विड सिक्योरिटीज and for markets are some alternate investments possibly being less efficient than those of traditional investment. वही मैं जो आपको बताया कि वो हम लोग का रिस्क एंड रिटर्न वाला चीज़ है कि अगर ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में हम लोग का ये भी प्रोबेबल है कि हायर रिटर्न मिले क्योंकि वो इलिक्विड है, बट देन ऐसा है कि वो रिटर्न यूजुअली कभी कभी इक्विटी से ज़्यादा भी देता है. तो वही दिखाई कि उसमें पॉसिबल हायर रिटर्न फ्रॉम होल्डिंग इलिक्विड सिक्योरिटीज एंड फॉर मार्केट फॉर सम ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट पॉसिबल बीइंग लेस एफिशिएंट देन दोज ऑफ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स. Compared with traditional investment, alternate investments typically exhibit the following features. More specialized knowledge required of investment managers. मतलब कि इसमें एक specialized knowledge चाहिए जो which is apart from traditional investments. क्योंकि आपको hedge funds के बारे में नहीं पता है, आपको कमोडिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता है, तो उसके अगर आपको उसके अंदर इन्वेस्ट करना है तो उसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए. फिर है रिलेटिवली लो कोरिलेशन विद रिटर्न्स ऑफ ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स, जो कि मैंने आपको जस्ट अभी पहले बताया कि वो उसका कोरिलेशन कम है, देयरफॉर वो एक डाइवर्सिफिकेशन में हम लोग को हेल्प करता है. एंड लेस लिक्विडिटी ऑफ एसेट हेल्ड,
वो इलिक्विड है क्योंकि एक पब्लिकली ट्रेडेड मार्केट में वो अवेलेबल नहीं है। जैसे इक्विटी हो गया या बॉन्ड्स हो गया, आप कभी भी शेयर खरीद के बेच सकते हैं क्योंकि एक मार्केट है आपके पास, एनएसई बीएसई है जो एक स्टैंडर्डाइज्ड मार्केट है। बट देन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट के लिए आपका ऐसा कुछ मार्केट नहीं है, सो वो यूजुअली एक इलिक्विड इन्वेस्टमेंट्स होता है। फिर लॉन्गर टाइम हराइजन्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स, तो इक्विटी जैसे आप कभी भी खरीद के कभी भी बेच सकते हैं, तो उसमें एक हॉराइजन डिपेंड करता है कि इन्वेस्टर का मोटिव क्या है, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करना चाहता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। बट देन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट यूजुअली एक लॉन्ग टर्म के लिए होता है। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप सोचो एक लैंड आपने खरीदा, तो ऐसा नहीं है कि आप लैंड खरीद के वापस बेच सकते हो, तो सॉरी, तो वो एक आपका इलिक्विड होता है एंड वो यूजुअली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। फिर लिखा है लार्ज साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स। तो ये तो जैसे मैंने बोला कि अगर आपने लैंड खरीदा है, तो वो ये तो नहीं है कि जैसे एक शेयर 100 रुपए का, तो 100 रुपए का आप लैंड खरीद सकते हो। तो यूजुअली एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है एक लैंड खरीदने में। एक अपार्ट फ्रॉम लैंड, एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट खरीदने में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। फिर एज अ रिजल्ट ऑफ दीज यूनिक फीचर्स, alternate investment exhibit the following characteristics: investment structures that facilitate direct investment by managers, information asymmetry between fund manager and investor, which funds are typically addressed by means of incentive based fee structure। इसका मतलब ये बोल रहा है कि एज अ रिजल्ट ऑफ दिस यूनिक फीचर्स ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट एग्जिबिट द फॉलोइंग। इसमें ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर दैट फैसिलिटेट डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बाय मैनेजर, मतलब एक मैनेजर सिंस उसके पास एक एक्सपर्टीज नॉलेज है तो वो इन्वेस्ट करता है। एंड सिंस वो जो मैनेजर है वो इन्वेस्ट करता है, तो हम लोग जो इन्वेस्टर्स है उसको क्या कुछ एक फीस देना पड़ता है, विच इज इंसेंटिव फीस बेस्ड ऑन फी स्ट्रक्चर। एंड ऑल्सो हम उसको मैनेजमेंट फीस देते हैं विच इज अपार्ट फ्रॉम उसने क्या हम लोग को जनरेट करके दिया रिटर्न्स। Difficulty in appraising performance such as more problematic and less available historic returns and volatility data। इसका मतलब क्या है कि इक्विटी में आप देख सकते हो कि पास्ट रिटर्न्स कितना था, क्या वॉलेटिलिटी था मार्केट का, उसने कितना शेयर परफॉर्म किया, क्या परफॉर्मेंस था शेयर का। बट देन ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का केस में हम लोग को एक हिस्टोरिकल डेटा मिलने में हम लोग को थोड़ा मुश्किल होता है। फिर although correlations of returns on alternate investments with returns on traditional investment may be low, on average these correlation may increase significantly during the periods of economic stress। तो ये लिखा है कि although correlation कम होता है ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स का ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट से, बट देन एट टाइम ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेस, मतलब सोचो कि अगर जैसे अगर रशिया यूक्रेन में वॉर हुआ था, तो ऑल्डो मार्केट डाउन चला गया था। बट देन आप यही सोचो कि अगर आपने यूक्रेन में या रशिया में कोई एक ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट भी खरीद रखा था, तो उसका भी वैल्यू जनरली गिरेगा ही। वो ये नहीं है कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स जैसे अब शेयर बॉन्ड अगर वो सब गिरा है, तो ये नहीं कि ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का वैल्यू बढ़ेगा, ये नहीं है। क्योंकि अगर एक इकोनॉमी ही स्ट्रेस में है तो ओवरऑल परफॉर्मेंस तो उस ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट का भी गिरेगा ही। We will examine several types of alternate investments in details in separate readings in this topic area. We may classify alternate investment into 3 broad categories। अब alternate investment 3 broad category के हैं: private capital, real estate and infrastructure, real estate and hedge funds। प्राइवेट कैपिटल, अब प्राइवेट कैपिटल 2 तरीके का होता है, प्राइवेट इक्विटी एंड प्राइवेट डेट। अब प्राइवेट कैपिटल प्राइवेट इक्विटी क्या होता है? अब सोचो कि हम लोग एक होता है पब्लिक इक्विटी, एक होता है प्राइवेट इक्विटी। पब्लिक इक्विटी का मतलब जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है जैसे शेयर्स, वो पब्लिक इक्विटी के अंदर आता है। एंड पब्लिक डेट के अंदर आता है आपके डिबेंचर, बॉन्ड्स, ये सब। तो पब्लिक, अब प्राइवेट इक्विटी क्या हुआ? प्राइवेट इक्विटी मतलब कि जैसे कोई कंपनी है, वो उसमें आपने अगर इन्वेस्ट किया है विच इज़ नॉट पब्लिकली ट्रेडेड, उसको हम लोग प्राइवेट इक्विटी बोलते हैं। जैसे आपने बहुत लोगों ने शार्क टैंक देखा होगा, तो शार्क टैंक में वो लोग इन्वेस्टर्स, वो लोग एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे विच इज़ नॉट पब्लिकली ट्रेडेड, तो दैट वाज प्राइवेट इक्विटी। तो मतलब वो लोग एक स्टेक ले रहे हैं कंपनी के अंदर विच इज़ नॉट पब्लिकली ट्रेडेड, तो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं विद वी ऑफ बाय आउट हो गया, या वेंचर वेंचर कैपिटल को इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो दीज आर प्राइवेट इक्विटीज। तो फंड्स, प्राइवेट इक्विटी फंड्स इन्वेस्ट इन द इक्विटी ऑफ कंपनीज दैट आर नॉट पब्लिकली ट्रेडेड और इन द इक्विटी ऑफ पब्लिकली ट्रेडेड फर्म्स दैट आर फंड
दैट द फंड्स इंटेंट टू टेक प्राइवेट, मतलब कि वो पब्लिक में भी हो सकता है, लेकिन उसका इंटेंट क्या होगा कि उसको प्राइवेट लेके जाना है। तो अगर कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट जो पब्लिक में हो और उसको उसको हम लोग प्राइवेट ले गए, कोई पब्लिक कंपनी को प्राइवेट ले गए, तो उसको भी हम लोग प्राइवेट इक्विटी की कैटेगरी के अंदर ही डालेंगे। दीज फर्म्स आर ऑफन इन मेच्योर और डिक्लाइन स्टेज ऑफ देयर इंडस्ट्री लाइफ साइकिल, मतलब कि अगर वो मेच्योर या डिक्लाइन स्टेज में, मतलब एक बिजनेस का लाइफ साइकिल के बारे में बोला गया है जो ऐसा दिखता है। तो अगर ये स्टेज के अंदर है, यहाँ पे मेच्योरिटी आता है, ये अगर ये स्टेज के अंदर है डिक्लाइन में, मतलब कि एक बहुत मेच्योर कंपनी है, वो टुवर्ड्स डिक्लाइन है, तो हम लोग उसके अगर इन्वेस्ट करके उसको अगर हम लोग प्राइवेट लेके जाए तो उसके बारे में बोला है फंड्स इंटेंट टू टेक प्राइवेट। ये प्राइवेट हम लोग ऐसे फर्म्स को लेके जाएंगे जो मेच्योर्ड है या डिक्लाइन की तरफ मूव कर रहा है। एलबीओ मतलब लेवरेज बायआउट फंड यूज बोरोड मनी टू परचेज इक्विटी इन एस्टैब्लिश्ड कंपनीज एंड कंप्राइज मोस्ट प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट फंड्स। एलबीओ लेवरेज्ड, जैसे तो नाम बोल रहा है लेवरेज का मतलब ये होता है कि एक बाहर से हम लोग पैसा लिए हैं, खुद का इक्विटी नहीं लगाए हैं। तो लेवरेज्ड बायआउट का मतलब ये होता है कि हम लोग बाहर से पैसा लेके एक कंपनी में लगाए हैं, उसको ही एलबीओ बोलते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे एलबीओ दो तरीके का होता है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। उसमें लिखा है फिर वेंचर कैपिटल फंड्स इन्वेस्ट इन यंग अनप्रूवन कंपनीज एट स्टार्टअप और अर्ली स्टेज इन द लाइफ साइकिल। जैसे मैंने पहले बोला था, जैसे शार्क टैंक में भी आपने देखा है कि अगर कोई छोटा कंपनी है और उसमें वो लोग इन्वेस्टर्स लगा रहे हैं, तो वो यूजुअली वेंचर कैपिटल के कैटेगरी के अंदर आता है। फिर प्राइवेट डेट फंड्स में मेक लोन डायरेक्टली टू कंपनीज, लेंड टू अर्ली स्टेज फर्म्स, वेंचर डेट। अब आप बोले कि वेंचर कैपिटल, वेंचर डेट का मतलब ये होता है कि अगर कोई कंपनी जस्ट स्टार्ट किया है, तो अगर कोई कंपनी जस्ट स्टार्ट किया है तो उसको अगर हम लोग पैसा लेंड कर रहे हैं, जो यूजुअली नहीं होता है, क्योंकि अगर एक कंपनी जस्ट स्टार्ट किया है, उसके पास कुछ भी नहीं है उसके वो पैसा के अगेंस्ट में रखने के लिए कोलैटरल में, तो वो यूजुअली प्रेफर होता है कि जो एक स्टार्टअप फंड होता है उसके अंदर हम लोग इक्विटी ही इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर वेंचर डेट है तो उसका मतलब ये हुआ कि उसने लोन लिया है या उसने बाहर से पैसा लिया है कंपनी ने। तो एक अर्ली स्टेज कंपनी ने अगर बाहर से पैसा लिया है तो उसको वेंचर डेट बोलते हैं, जो प्राइवेट डेट के कैटेगरी के अंदर में आता है। और इन्वेस्ट इन द डेट ऑफ फर्म्स दैट आर स्ट्रगलिंग टू मेक देयर डेट पेमेंट्स और हैव एंटर्ड बैंकरप्सी। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कंपनीज जो लोग बैंकरप्सी फाइल कर चुका है एंड उनका डेट पेमेंट बाकी है, जिसको हम लोग डिस्ट्रेस्ड डेट बोलते हैं। डिस्ट्रेस्ड डेट का मतलब ये हुआ कि डिस्ट्रेस्ड एज द नेम सजेस्ट कि कंपनी डिस्ट्रेस में है, मतलब वो बैंकरप्सी फाइल कर चुका है एंड तब हम लोग उसको वो कंपनी में पैसा लगाए हैं, इसमें उसको पैसा लिया है उस कंपनी ताकि वो रीऑर्गेनाइज करके वापस काम कर सके, तो उसको डिस्ट्रेस्ड डेट बोलते हैं कि वो डूबने के कगार में है, फिर उसने और पैसा लिया है मार्केट से ताकि उस जो बाकी कर्जा है वो उसको चुकाए एंड वापस रीस्टैब्लिश कर सके पूरा चीज को। अब सेकंड कैटेगरी इज रियल एस्टेट। रियल एस्टेट के अंदर रियल एस्टेट आता है, नेचुरल रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज एज वेल एज रियल एस्टेट बैक्ड डेट। अब रियल एस्टेट के अंदर रेसिडेंशियल कमर्शियल दोनों ही आता है, हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसका एक चैप्टर है ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में बाय द नेम ऑफ रियल एस्टेट। तो उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि रियल एस्टेट दो तरीके का होता है, रेसिडेंशियल रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट। तो उसके अंदर अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो दैट इज कॉल्ड रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। These investments are held in various structures, including full or leveraged ownership of individual properties, individual real estate block loans, private and publicly traded securities backed by pool of properties or mortgage, and limited partnerships. अब इसके अंदर ये लिखा है कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट भी बहुत तरीके का हो सकता है। जैसे आपने डायरेक्टली एक रियल एस्टेट है उसके अंदर डायरेक्टली इन्वेस्ट किया तो उसको एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलेंगे रियल एस्टेट के अंदर। फिर आपका और इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी होता है, जैसे आपका रीट्स हो गया, रीट्स इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या होता है, एक पूल होता है जो डायरेक्टली रियल एस्टेट के अंदर, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, तो ये म्यूचुअल फंड
रियल एस्टेट का म्यूचुअल फंड हो गया, उसको हम लोग रीट्स बोलते हैं। तो उसके अंदर एक आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो रियल एस्टेट के अंदर। फिर आगे आपका रियल एस्टेट बैक लोन्स प्रोवाइड प्राइवेट एंड पब्लिकली ट्रेडेड सिक्योरिटीज, जो रीट्स के बारे में बोला, ये ऐसी कंपनीज जो खुद रियल एस्टेट के अंदर है, उसके शेयर्स आपने बाई कर लिए, तो वो एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर ही आएगा। फिर नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूड्स कमोडिटीज, फार्मलैंड्स एंड टिम्बरलैंड्स टू गेन एक्सपोजर ऑफ कमोडिटीज। अब नेचुरल रिसोर्स में भी बाद में एक चैप्टर हम लोग का नेचुरल रिसोर्स में हम लोग पढ़ेंगे कि नेचुरल रिसोर्स फार्मलैंड, टिम्बरलैंड एंड ऑल्सो रॉ लैंड होता है उसके अंदर, नेचुरल रिसोर्स के अंदर। और कमोडिटीज़ भी नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर ही आता है। कमोडिटीज़ जैसे आपका जैसे वेरियस ग्रेन्स हो गया, फिर आपका हम लोग जो इक्विटी के अंदर जाकर कर सकते हैं ना इन्वेस्ट शेयर्स, उसमें आपका डेरिवेटिव्स भी होता है, फ्यूचर्स भी होता है, जैसे गोल्ड का हो गया, सिल्वर का हो गया, प्रीशियस मेटल्स का हो गया, वो सब कमोडिटीज़ के अंदर ही आता है। फिर सम फंड सीक एक्सपोजर टू द रिटर्न्स ऑफ वेरियस कमोडिटी इंडेक्सेस ऑफन बाय होल्डिंग डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, जैसे फ्यूचर जो मैंने आपको बताया, और एक्सपेक्टेड टू ट्रैक अ स्पेसिफिक कमोडिटी इंडेक्स। फार्मलैंड कैन प्रोड्यूस इनकम फ्रॉम लीजिंग द लैंड आउट ऑफ फार्मिंग और फ्रॉम रेजिंग क्रॉप्स ऑफ लाइवस्टॉक। मतलब ये है कि फार्मलैंड और टिम्बरलैंड यूजुअली बड़ा होता है एंड आर यूजुअली ओन्ड बाय कॉर्पोरेट्स या बड़ा इंडिविजुअल्स, और फार्मलैंड यूजुअली छोटा होता है एंड इज यूजुअली ओन्ड बाय हाउस होल्ड्स। तो फार्मलैंड के अंदर क्या होता है, फार्मलैंड एंड टिम्बरलैंड के अंदर आप या तो उसको लीज में देके पैसा कमा सकते हो, या उसका प्राइस अगर अप्रिशिएट होता तब पैसा कमा सकते हो, या अगर उसके अंदर आप क्रॉप्स ग्रो कर रहे हो उसको बेच रहे हो वैसा पैसा कमा सकते हो, बोथ इन फार्मलैंड एंड टिम्बरलैंड। नेक्स्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, जैसे आपका नॉर्मल इंफ्रास्ट्रक्चर तो सब जानते ही हैं, जैसे रोड्स, बिल्डिंग्स, बड़ा प्रोजेक्ट्स हो गया, वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिफर्स टू लॉन्ग लिव्ड एसेट दैट प्रोवाइड पब्लिक सर्विसेज, दिस इंक्लूड्स इकोनॉमिक। अब आप बोल रहे हो कि रोड्स, एयरपोर्ट्स, यूटिलिटी, सोशल, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, ये सब के अंदर आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो, राइट। तो यूजुअली जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं दैट इज बाय द मीन्स ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स, मतलब कि ये बस गवर्नमेंट खुद नहीं करती है, ये कोई प्राइवेट बड़ा फर्म या कॉर्पोरेट के साथ टाई अप करके ये एक पार्टनरशिप फॉर्म होता है वो प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी इतना फंड नहीं होता है एंड इट ऑल्सो लैक्स इन सम काइंड ऑफ, जैसे इंडिया में बहुत सारे रोड्स है, एयरपोर्ट्स है, वो एक प्राइवेट फर्म बड़ा उसके साथ मिलके कुछ बनाता है, तो उसको एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप फॉर्म होता है एंड उसके थ्रू ही वो बनता है। तो इससे क्या होता है कि जैसे उसने तो उसका जो रेवेन्यू आता है, जैसे एक टोल बना, जैसे टोल टैक्स है, वो एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के फॉर्म होकर बना जो टोल टैक्स है। तो जैसे टोल टैक्स, अब ये मैं MBS के बारे में बोल रहा हूँ आपको, जैसे या ABS के बारे में बोल रहा हूँ, जैसे एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है वो फॉर्म हुआ एंड जहाँ उसका जो कैश फ्लो आएगा उससे आपको रीपेमेंट होगा, मतलब दिस इज सम काइंड ऑफ, सोचो आप छोटा छोटा पूल करके बहुत लोगों ने उसमें इन्वेस्ट किया एंड उसका जो कैश फ्लो आएगा आपको उससे पैसा वापस मिलेगा। तो ऐसे करके आप इनडायरेक्टली इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर अदर टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट इंक्लूड्स कलेक्टिबल्स सच एज आर्ट, इंटेंजिबल एसेट्स सच एज पेटेंट्स, डिजिटल एसेट्स एंड सच एज क्रिप्टो करेंसीज। तो अदर टाइप्स ऑफ रियल एस्टेट इंक्लूड्स कलेक्टिबल, तो रियल एस्टेट के अंदर आपका रियल एसेट्स के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसके अंदर आपका डिजिटल एसेट्स भी आता है, जैसे क्रिप्टो करेंसीज, फिर आपका NFT टोकन्स आ गया, ये सब भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका डिजिटल एसेट्स, ये सब डिजिटल एसेट्स के अंदर आता है, जिसका चैप्टर लास्ट लर्निंग मॉड्यूल हम लोग का है डिजिटल एसेट्स के ऊपर। फिर हेज फंड्स आर इन्वेस्टमेंट कंपनीज टिपिकली ओपन ओनली टू क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स। हेज फंड्स क्या है, एक हेज फंड्स बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, यूजुअली बड़े इंडिविजुअल, जैसे 1 करोड़ से स्टार्ट होती है यूजुअली हेज फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स। तो वो हेज फंड में इन्वेस्ट करते हैं लोग एंड वो हेज फंड्स फिर बाकी जगह इन्वेस्ट करती है, जैसे दीज फंड्स में यूज लेवरेज, लॉन्ग होल्ड एंड शॉर्ट पोजिशंस, यूज डेरिवेटिव्स एंड इन्वेस्ट इन इलिक्विड एसेट, मतलब कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो एंड उसमें एक मैनेजर या सम सॉर्ट ऑफ जो एक जिसके पास एक्सपर्टीज हो उसका, वो लोग एक पूल जमा करते हैं फ्रॉम बिग HNIs एंड उसको फिर इन्वेस्ट करते हैं यूजिंग डेरिवेटिव्स और इलिक्विड एसेट में इन्वेस्ट करके वहाँ से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, वहाँ से इनकम जनरेट करते हैं।
Managers of hedge funds use many different strategies in attempting to generate investment gains. They do not necessarily hedge risk, as name implies. मतलब hedge का मतलब क्या है कि hedge risk, लेकिन hedge funds उसका मतलब आप वो इंटरप्रेट मत कर लेना कि वो लोग hedge करते हैं. इट्स जस्ट नेम hedge fund. तो यही लिखा है कि इंटरप्रेट आप मत करना कि वो लोग hedge risk hedge करते हैं. The second LOS is compared direct investment, co-investment, fund investment methods of alternate investments. So fund investing refers to investing in a pool of assets alongside other investors using a fund manager who selects and manages a pool of investments using an agreed upon strategy. इसका मतलब ये है कि फंड इन्वेस्टिंग का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोग से, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, बहुत सारे लोग से वो पैसा पूल करता है एंड बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं एंड वो जो लमसम मनी होता है उसको कहीं हम लोग इन्वेस्ट करते हैं. तो इन्वेस्ट कौन करता है? इट इज़ डन यूजुअली बाय अ मैनेजर जिसको एक एक्सपर्टीज़ हो, जिसको फील्ड का नॉलेज हो कि कैसे कहाँ क्या चीज़ इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्ट करना है. तो फंड इन्वेस्टिंग उसी को बोलते हैं कि पूल करके कहीं इन्वेस्ट होता है, तो दैट इज़ कॉल्ड फंड इन्वेस्टिंग. In this case, the individual investors do not control the selection of assets for investment or their subsequent manager and sale. मतलब कि वो इन्वेस्टर डिसाइड नहीं करता है कि कहाँ इन्वेस्ट होगा, पूल ये सब वो डायरेक्ट जो उसका फंड मैनेजर है वही डिसाइड करता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है. The manager typically receives a percentage of the investable fund known as management fees as well as the percentage of investment gains known as incentive fee. तो जो मैनेजर है उसको एक बेसिक मैनेजमेंट फीस मिलता है एज वेल एज अगर उसने जैसे एक 100 बिलियन का एक अगर पोर्टफोलियो है उसको उसने अगर उसमें इन्वेस्ट करके उसका बढ़ा दिया, जैसे अब उसको एंड ऑफ ईयर वैल्यू उसका 105 बिलियन हो गया, तो जो भी उसका गेन हुआ है उसके ऊपर एक उसको इंसेंटिव भी मिलता है, दैट इज कॉल्ड इंसेंटिव फीस. Compared to funds that invest in traditional asset classes, alternate investment funds typically require investors to commit larger amount of capital for longer period, provide less information on position held and return earned, and charge a high management fees. मतलब कि इन ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस में जो ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस है उसके अपार्ट फ्रॉम उसके अगर कंपेयर करें तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड है वो लार्जर अमाउंट कमिट करने बोलता है. मतलब कि आप ऐसा नहीं कि जैसे एक शेयर है 100 रुपये का शेयर, आप 100 रुपये का बाई कर लिया आपने एक शेयर में, तो वैसा नहीं होता है इसमें आपको टिपिकली थोड़ा ज़्यादा अमाउंट या कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है, वो भी थोड़ा लंबे टाइम के लिए. एंड उसमें आपका जो मैनेजर है उसको आपको पता नहीं होता है कि क्या पोजीशन उसने हेल्ड किया है, क्या बेचा खरीदा है. आपको बस मतलब है कि आपने पैसा लगाया है, उससे आपको पैसा कितना मिला है एंड उसमें से आपको उसको अगर अप्रिशिएट किया तो इंसेंटिव फी देना है एंड ओवरऑल मैनेजमेंट फीस तो देना ही है. तो विथ को इन्वेस्टिंग फिर लिखा है फंड्स टर्म शीट डिस्क्राइब्स इट्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फी स्ट्रक्चर एंड एक आप इन्वेस्ट यूजुअली करते हैं, यूजुअली फंड इन्वेस्टिंग, तो उसमें एक आपका फॉर्म शीट होता है जिसमें आपका सब कुछ लिखा हुआ रहता है, कितना इन्वेस्टमेंट फीस होगा, कितना इंसेंटिव फी होगा, कितना मैनेजमेंट फी होगा एंड क्या क्या क्राइटेरिया है, टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सब कुछ एक शीट में डिसाइड होता है, दैट इज कॉल्ड टर्म शीट. फिर लिखा है विद को इन्वेस्टिंग इन्वेस्टर कंट्रीब्यूट्स टू अ पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स but also has the right to invest directly alongside the fund manager in some of the asset in which the manager invests. Compared to the fund investing, co-investing can reduce overall fees while benefiting from manager's expertise. का मतलब ये हुआ कि एक जैसे यहाँ पे इन्वेस्टर्स है, ये लोग एक इन्वेस्ट कर रहे हैं इस जगह में, ये मैनेजर है एंड ये एक पोर्टफोलियो ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा है. तो ये तो हो गया आपका एग्जांपल ऑफ फंड इन्वेस्ट. तो जैसे ये ABC 3 इन्वेस्टर्स है, ये लोग एक फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं. ये मैनेजर है, ये जो पूल किया हुआ एक मनी है सम, ये कंपनी A, कंपनी B, कंपनी C में लगा रहा है. तो ये तो फंड इन्वेस्टिंग का हुआ. लेकिन अगर ये जैसे ये इन्वेस्टर है, अगर ये फंड इन्वेस्टिंग के थ्रू लगा रहा है ये तरीके से लगा रहा है ये कंपनी में, एंड अगर ये कंपनी में डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड को इन्वेस्टिंग. मतलब वो फंड के थ्रू भी लगा रहा है एंड कुछ डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकता है, तो दैट इज कॉल्ड को इन्वेस्टिंग. फिर कंपेयर टू फंड इन्वेस्टिंग, को इन्वेस्टिंग कैन रिड्यूस ओवरऑल फीस वाइल बेनिफिटिंग फ्रॉम मैनेजर्स एक्सपर्टीज. मतलब कि अगर मैनेजर उसमें लगा रहा है, उसको पता है तो उसका मतलब कि वो एक अच्छा ही कंपनी होगा, मतलब एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रहा होगा,
तो एक्सपर्टीज के थ्रू अगर वो मैनेजर उसको बोले कि तुम खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हो उसमें, तो वो खुद भी उसने पैसा लगा दिया उसमें, उसको अगर और पैसा लगाना था वो कंपनी में फॉर एग्जांपल, उसने खुद भी लगा दिया, तो अब क्या होगा कि उसको ये जो पैसा लगाया इसमें उसको इंसेंटिव फी या मैनेजमेंट फी मैनेजर को देना नहीं पड़ेगा, एंड मैनेजर का एक्सपर्टीज से उसको बेनिफिट भी होगा. So co-investing can also provide an investment with an opportunity to gain the skill and expertise to pursue direct investing. मतलब कि अगर वो जैसे 2-4 फंड है वो खुद को इन्वेस्टिंग करता गया तो उसको भी आइडिया हो जाएगा कि हाँ कैसे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो फंड इन्वेस्टिंग नहीं करके डायरेक्ट भी इन्वेस्ट कर सकता है. For a fund manager, permitting co-investment may increase the availability of investment funds and expand the scope of diversification of funds and investments. इसका मतलब ये हुआ एक फंड मैनेजर है अगर ये परमिट कर रहा है जैसे इसको कि तुम इन्वेस्ट करो, इससे क्या होगा कि ये और फंड्स उसमें लगा रहा है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स जो है इन्वेस्टमेंट में वो बढ़ जाएगा और स्कोप ओवरऑल डाइवर्सिफिकेशन का फंड का इन्वेस्टमेंट का वो बढ़ जाएगा. फिर डायरेक्ट इन्वेस्टिंग refers to an investor that purchases assets itself rather than pooling its funds with other or using a specialized outside manager. अब डायरेक्ट इन्वेस्टिंग क्या होता है? डायरेक्ट इन्वेस्टिंग का मतलब ये यही होता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये खुद अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट करे विदाउट द, अगर ये फंड इन्वेस्टिंग नहीं करके खुद डायरेक्ट ही बस इन्वेस्ट करे तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इन्वेस्टिंग. Large, more knowledge investors may purchase private companies or real estate directly. For example, a sovereign wealth fund may have its own specialized manager to invest in real estate, agricultural land or companies. मतलब क्या हुआ कि जैसे ये एक इन्वेस्टर नहीं हो कि एक बड़ा फंड होता है, जैसे सोवरेन वेल्थ फंड है, एक बहुत बड़ा फंड है, लेकिन देखा जाए तो वो एक खुद इन्वेस्टर भी है. तो ये अगर खुद ही इन्वेस्ट कर रहा है एक कंपनी में बाय द यूज़ ऑफ खुद का एक मैनेजर उसने हायर कर लिया, खुद ही इन्वेस्ट कर रहा है, कोई एक फंड या कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है बीच में, वो डायरेक्ट ही अगर इन्वेस्ट कर रहा है कोई बड़ा रियल एस्टेट या कोई बड़ा प्रोजेक्ट में या कोई बड़ा कंपनी में, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट इन्वेस्टिंग. अब डायरेक्ट इन्वेस्टिंग हैज़ एन एडवांटेज इन दैट देयर इज नो फीस टू आउटसाइड मैनेजर. कोई मैनेजर को बाहर को किसी को फीस नहीं दे रहा है, एंड द इन्वेस्टर हैज़ मोर कंट्रोल ओवर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस. इन्वेस्टर के पास ज़्यादा कंट्रोल है कि वो किस में कहाँ क्या इन्वेस्ट कर सकता है. डिसएडवांटेज इंक्लूड्स पॉसिबिलिटी ऑफ लेस डाइवर्सिफिकेशन. मतलब कि सोचो ये बड़ा फंड है, इसमें इसने बस यही कंपनी में इसने इन्वेस्ट किया, लेकिन फंड के थ्रू तीन जगह इन्वेस्ट हो रहा था, तो सोचो अगर ये कंपनी डूब भी जाती तो ये दोनों तो रहती ना, लेकिन इसने एक ही जगह इन्वेस्ट किया, अगर ये डूब गई तो पूरा पैसा गया, अगर ये बढ़ गई तो पूरा पैसा अप्रिशिएट होगा. तो इसने ये लिखा है कि डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता है अगर डायरेक्ट इन्वेस्ट ही करते हैं तो. एंड ग्रेटर इन्वेस्टर एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड टू इवैल्यूएट, मतलब कि ये इसको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कौन सा कंपनी में लगाएगा. अगर डायरेक्ट इन्वेस्टर से आपको खुद ही इन्वेस्ट करना है तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है. लेकिन अगर आप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो फंड जो मैनेजर है वही देखेगा कि कहाँ का इन्वेस्ट करना है. तो एक आपको अगर आपके पास एक्सपर्टीज है आप तभी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप यू शुड प्रेफर फॉर फंड इन्वेस्टमेंट्स. Now the third and the last LOS is described incentive, ownership and compensation structures commonly used in alternate investments. अब मतलब कि आपका जो इन्वेस्टमेंट में आपका ओनरशिप कैसा होगा एंड ओनरशिप का क्या स्ट्रक्चर रहेगा, एंड आपका जो आप उनको पैसा दोगे कंपनसेशन होगा उसका क्या स्ट्रक्चर रहेगा. तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट आर ऑफन स्ट्रक्चर्ड बाय लिमिटेड पार्टनर्स, एंड एक जीपी होता है, एक एलपी होता है, एक लिमिटेड पार्टनर होता है, एक जनरल पार्टनर होता है. जैसे पहले का एग्जांपल में मैंने आपको दिखाया कि 3 इन्वेस्टर्स थे, ये लोग एक उसमें इन्वेस्ट कर रहे थे, जो एक मैनेजर था वो बाकी कंपनी, तो ये जो 3 हो गए दीज आर एलपीज, तीनों लिमिटेड पार्टनर्स है. और जो एक जहाँ पे जो मैनेजर है वो इन्वेस्ट कर रहा था दैट इज जीपी, दैट इज जनरल पार्टनर. अब LPs are investors who owns a partnership share proportional to the investor amounts. वही जो 3 जन थे वो LP है, and the LPs typically have no say in how the fund is managed and no liability beyond their investment in the partnership. मतलब कि वो बोल नहीं सकते कि कहाँ का है तुम इन्वेस्ट करो, कहाँ का नहीं करो. एंड उनका एक लिमिटेड पार्टनरशिप होता है जो उनके इन्वेस्टमेंट तक ही सीमित होता है. जीपी टेक्स ऑन द लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनरशिप इंक्लूडिंग द रिपेमेंट ऑफ द पार्टनरशिप डेट. पार्टनरशिप टिपिकली सेट अ मैक्सिमम नंबर ऑफ एलपीज दैट में पार्टिसिपेट. मतलब कि एक जीपी होता है, इसका एक जनरल एक इसका जो लाइबिलिटी है दैट इज द रिपेमेंट ऑफ पार्टनरशिप डेट.
एंड इस ये डिसाइड करता है कि कितने लिमिटेड पार्टनर्स एक फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो अनलिमिटेड लिमिटेड पार्टनर एक फंड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। देयर टिपिकली एक सेट होता है कि इतने ही लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं जो जीबी डिसाइड करता है। एंड एलपी कमिट टू एन इन्वेस्टमेंट अमाउंट and in some cases they only contribute to a portion of that initially, providing the remaining funds over time as required by the GP। मतलब कि एलपी ऐसा नहीं है कि जैसे एक लिमिटेड पार्टनर बोले कि 1-1 करोड़ आपको इन्वेस्ट करना है, तो ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ आपने उसको जीपी को दिया एंड उसने डायरेक्टली आपका 1 करोड़ इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। तो क्या होता है कि वो आपसे पैसा ले तो लेता है या पैसा धीरे धीरे करके लेता है एंड वो डिसाइड करता है कि उसने कैसे इन्वेस्ट करना है। मतलब उसको एक वो इवेल्युएट करता है एंड देखता है कोई अच्छी कंपनी अगर उसको मिली तभी वो जाके इन्वेस्ट करता है। तो धीरे धीरे करके आपसे पैसा लेता है एंड वो अच्छी अच्छी जगह इन्वेस्ट करता रहता है, वैसे स्ट्रक्चर होता है उसका। जनरल पार्टनरशिप्स आर लेस रेगुलेटेड देन पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज एंड लिमिटेड पार्टनरशिप शेयर आर टिपिकली ओनली अवेलेबल टू एग्रीगेट इन्वेस्टर्स दोज विद सफिशिएंट वेल्थ टू बियर सिग्निफिकेंट रिस्क एंड इनफ इन्वेस्टमेंट सोफिस्टिकेशन टू अंडरस्टैंड दिस रिस्क। इसका मतलब ये हुआ कि जो वो जनरल पार्टनरशिप्स होता है वो लेस रेगुलेटेड रहता है देन पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी। जो मतलब शेयर मार्केट में जो कंपनीज होती है वो उससे कम रेगुलेटेड रहता है जो जनरल पार्टनरशिप या ये फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है। एंड जो इसमें इन्वेस्ट करता है, जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं वो यूजुअली उनको अक्रेडिटेड इन्वेस्टर्स बोलते हैं, क्योंकि उनको पता रहना पड़ेगा कि उसमें क्या रिस्क है, क्या कितना टाइम फ्रेम के लिए वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना फंड इन्वॉल्व है। तो एक सोफिस्टिकेशन होना पड़ता है। मतलब ऐसा कोई एरा गैरा जाके इन्वेस्ट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें यूजुअली बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व होता है एंड इसमें आपको इवेल्युएट इसको आपको पता होना पड़ेगा कि आपके पास क्या रिस्क है, कितना नहीं है, ताकि बाद में प्रॉब्लम नहीं है। तो एक सोफिस्टिकेशन होना पड़ेगा आपके पास, तभी आप इसमें जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर द रूल्स ऑफ ऑपरेशनल डिटेल्स The rules and operational details that governs partnership are contained in the limited partnership agreement। मतलब वो आपके और जो जनरल पार्टनर है उसके बीच में एक लिमिटेड पार्टनरशिप अग्रीमेंट मिलता है जिसके अंदर सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पता रहते हैं। स्पेशल टर्म्स दैट अप्लाई टू वन पार्टनर्स बट नॉट टू अदर्स कॉल्ड साइड लेटर। इसका मतलब ये होगा कि जैसे एक इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर ए ये बोल रहा है कि मैं 1 करोड़ नहीं लगाऊंगा, मैं 50 करोड़ लगाऊंगा, तो इसके लिए ऑब्वियसली एक नेगोशिएटेड टर्म्स होगा जिसको हम लोग साइड लेटर्स बोलते हैं। मतलब ऐसा होगा कि ये बोलेगा कि मैं ज़्यादा पैसा लगा रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा कम मैनेजमेंट फीस, मैं कम मैनेजमेंट फीस दूंगा, मैं उतना फीस नहीं दूंगा। तो एक नेगोशिएटेड जो भी टर्म एंड कंडीशंस होगा अलग से उसको साइड लेटर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल एलपी माइट नेगोशिएट एन एक्सक्यूजल राइट टू विदड्रॉ कैपिटल कंट्रीब्यूशन टू जीपी विदाउट अदरवाइज रिक्वायर्ड। मतलब ये बोल रहा है कि जैसे कभी पैसा देने आया और मैं नहीं दे पाऊँ तो वो भी एक राइट मेरे को मिलना चाहिए। तो जो भी राइट होता है अपार्ट फ्रॉम द जो भी टर्म में लिखा रहता है उसके अपार्ट में जो भी नेगोशिएटेड राइट होता है उसको एक्सक्यूजल राइट बोलते हैं। एंड अगर जैसे जो साइड लेटर मैंने आपको बताया, जो साइड लेटर में जो नेगोशिएटेड होता है वो बोलता है बाकी इन्वेस्टर बोलते हैं कि हमको भी वैसा चाहिए, दैट इज कॉल्ड मोस्ट फेवर्ड नेशन क्लॉज। while most alternate investments limited partnership holding are illiquid, a fund may be structured as master limited partnership that may publicly trade that can be publicly traded. The master MLP are most common in funds that specialize in natural resource और real estate। इसका मतलब ये हुआ कि जो एलपी होता है ये ज़्यादा इलिक्विड है। मतलब कि आपने अगर इसमें इन्वेस्ट किया तो आप ये नहीं बोल सकते मेरे को पैसा वापस दे दो 4-5 दिन बाद। तो ये यूजुअली एक लंबा टाइम के लिए होता है और इलिक्विड होता है, मतलब कि आप जल्दी से किसी को और को बेच नहीं सकते। तो ये होता है। और एमएलपी का मतलब ये हुआ कि एमएलपी पब्लिकली ट्रेडेड भी होता है। जैसे रियल एस्टेट में केस में होता है रीट्स बोलते हैं उसको, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये क्या होता है कि ये शेयर जैसे ही होता है ये ऑनलाइन ट्रेडेड भी होता है। जैसे हम लोग नॉर्मल शेयर ट्रेड करते हैं ना, तो वैसे ही रीट्स पब्लिकली ट्रेडेड होता है एंड ये एमएलपी का स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है। नाउ फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर टोटल फीस पेड बाय द ऑल्टरनेट। अब 2 तरीके का फीस होता है, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, एक मैनेजमेंट फीस और एक इंसेंटिव फी। इंसेंटिव फी इज ऑल्सो कॉल्ड परफॉर्मेंस फी एंड कैरिड इंटरेस्ट। अब the fund manager earns management fee regardless of the investment performance. For fund manager, funds are credited to the percentage of AUM typically। अब क्या होता है कि
मैनेजमेंट फीस होता है वो नॉर्मली आपका फंड मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। वो इरिस्पेक्टिव होता है कि उसका क्या परफॉर्मेंस रहा फंड का, आपको उसको देना ही पड़ेगा मैनेजमेंट फीस। एंड मैनेजमेंट फीस आपका टोटल AUM पे डिसाइड होता है इन केस ऑफ हेज फंड्स। एंड अगर हेज फंड्स के केस में वो AUM पे डिसाइड होता है, एसेट अंडर मैनेजमेंट। एंड टिपिकली द नेट एसेट वैल्यू ऑफ फंड्स इन्वेस्टमेंट्स फॉर प्राइवेट इक्विटी फंड्स फंड मैनेजमेंट इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ कमिटेड कैपिटल। एक प्राइवेट इक्विटी फंड में जो भी आपका मैनेजमेंट फीस होता है वो कमिटेड कैपिटल के बिहाफ में होता है। मतलब कमिटेड कैपिटल अगर आपको 100 मिलियन का है और मैनेजमेंट फीस से 2% है तो 2 मिलियन हुआ आपका मैनेजमेंट फीस। Committed capital is typically not all invested immediately, rather it's draw down as securities are end। मतलब ये हुआ कि अगर आपसे 100 मिलियन आपका कमिटेड कैपिटल है, ज़रूरी नहीं है कि 100 मिलियन पूरे ही इन्वेस्टेड हो, ये धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करेगा, लेकिन आपको मैनेजमेंट फीस पूरा ही 100 मिलियन पे देना पड़ेगा। तो जो पैसा जैसे 100 मिलियन है, इसमें आप सोचो अभी तक 75 मिलियन ही इन्वेस्ट हुआ है, जो 25 मिलियन बाकी है जो इन्वेस्ट अभी तक नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड ड्राई पाउडर। Committed capital that has not been drawn down is referred to as dry powder. The reason for basing management fees on committed capital and not otherwise, the fund manager would have an incentive to invest capital quickly instead of selectively। इसका मतलब ये हुआ, ये लिखा है यहाँ पे कि जैसे सोचो 75 मिलियन है, इसमें ही अभी तक इतना ही इन्वेस्ट हुआ है, लेकिन आपसे तो मैनेजमेंट फीस पूरा 100 मिलियन पे लिया जा रहा है, आप बोल रहे हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अगर ये लिया जाता कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर, 75 मिलियन के ऊपर, तो क्या होता है कि मैनेजर का ये पर्सपेक्टिव रहता है कि मैं जितना ज़्यादा जल्दी इन्वेस्ट करूँ मेरे को उतने पे इंसेंटिव भी मिलेगा। तो वो वाइजली यूज़ नहीं करता कंपनीज, मतलब वो हड़बड़ी में कंपनीज यूज़ करता एंड वो पैसा आपका पैसा इन्वेस्ट कर देता। लेकिन अभी ये केस में क्या हो रहा है कि उसको इन्वेस्टमेंट तो पूरा आपका मैनेजमेंट फीस तो 100 मिलियन पे मिल रहा है लेकिन वो इन्वेस्ट तो 75 किया, तो मतलब वो अच्छे से धीरे धीरे करके इन्वेस्ट कर सकता है बाई वाइजली चूजिंग कि कौन सा कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो उसके पास एक यहाँ पे परसेशन एंड एज वेल एज वो अपना एक्सपर्टीज़ को यूज़ करके इन्वेस्ट कर सकता है, ना कि हड़बड़ी में उसको इन्वेस्ट करना। अब परफॉर्मेंस फी आर अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स ऑन फंड्स इन्वेस्टमेंट। मोस्ट ऑफन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट विल स्पेसिफाई अ हर्डल रेट। अब हर्डल रेट होता है, उसके ऊपर ही परफॉर्मेंस फी इंसेंटिव भी मिलता है। एंड और प्रिफर्ड हर्डल दैट मस्ट बी एक्सीडेड बिफोर एनी परफॉर्मेंस फी आर पेड। हर्डल्स कैन बी डिफाइड इन 2 ways, हार्ड हर्डल और सॉफ्ट हर्डल। अब इसका एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। अब सोचो कि एक हर्डल रेट 8% का हर्डल रेट है एंड इट हैज़ प्रोड्यूस्ड अ रिटर्न ऑफ 12%। मतलब कि 8% का हर्डल से सोचो 100 है। We will use a performance fee structure of 20% on gains. If the 8% is soft hurdle rate, the performance will be। अब देखो परफॉर्मेंस फी लिखा हुआ है 20% ऑफ गेन्स, ठीक है। अब इसमें क्या है कि 8% हर्डल रेट था, मतलब 100 का 8%, 8 हर्डल रेट था। मतलब अगर 100 मिलियन का सोचो एक पोर्टफोलियो था, उसमें 8% हर्डल रेट का मतलब उसने 108 उसको बनाना पड़ेगा मिनिमम। 108 से अगर ऊपर उसने हम लोग का पैसा अप्रिशिएट किया, मतलब 108 से ऊपर हम लोग का कैपिटल बढ़ा, तो हम लोग उसको इंसेंटिव ही देंगे। तो इस ईयर का रिटर्न था 12%, मतलब हम लोग को 112 का रिटर्न दिया उसने, मतलब 4 मिलियन का एक्स्ट्रा रिटर्न। तो विल यूज अ परफॉर्मेंस फी ऑफ 20%। इफ 8% इज द सॉफ्ट हर्डल रेट, द परफॉर्मेंस फी विल बी 20% ऑफ द एंटायर 12। सॉफ्ट हर्डल में क्या होता है, जैसे 108 हम लोग का हार्ड हर्डल था, 100 हम लोग का इनिशियल जो कैपिटल था वो था, एंड रिटर्न 112 का हुआ इस साल, तो टोटल एक्स्ट्रा रिटर्न हम लोग को 12 का मिला। तो सॉफ्ट हर्डल में 20% फीस ऑन 12 मिलेगा, दैट इज इक्वल टू 2.4। लेकिन हार्ड हर्डल का केस में क्या रहेगा, जैसे 108 हार्ड हर्डल है तो द डिफरेंस इज 4 मिलियन का, तो 20% ऑफ 4 मिलियन दैट इज इक्वल टू 0.8 हम लोग को इन केस ऑफ हार्ड हर्डल फीस देना पड़ेगा। तो दिस इज सॉफ्ट हर्डल एंड दिस इज हार्ड हर्डल। सॉफ्ट हर्डल में मतलब कि जितना टोटल अप्रिशिएट हुआ है उसके ऊपर ही हम लोग को परफॉर्मेंस फी देना पड़ेगा, एंड हार्ड हर्डल में जो हार्ड हर्डल है उसके ऊपर जितना अप्रिशिएट हुआ है उसमें हम लोग को पैसा देना पड़ेगा।
Typically, performance fee are paid at the end of each year based on the increase in the value of funds investment after management fees and other charges, which may include consulting to monitoring fees that are charged or to individual portfolio companies. अब कैचअप क्लॉज क्या होता है? कैचअप क्लॉज भी आप इन शॉर्ट आप जैसे सॉफ्ट हडल है वैसे ही समझो, जैसे सॉफ्ट हडल इसमें 2.4 था, तो कैचअप क्लॉज भी लगभग वैसा ही होता है. कंसिडर फंड विद रिटर्न ऑफ 14% है, 14% एक फंड ने रिटर्न दिया है, हर्डल रेट 8% का है और 20% परफॉर्मेंस फीस है. कैचअप क्लॉज वुड रिजल्ट इन द फर्स्ट 8% ऑफ गेन्स गोइंग टू द एलपी. पहला 8% तो एलपी के पास ही जाएगा, मतलब लिमिटेड पार्टनर्स को ही रहेगा, उसको ही मिलेगा, लेकिन एक बाकी का नेक्स्ट 2% है वो जीपी के पास जाएगा. अलाइंग द जीपी टू कैचअप 2%, तो टोटल 8 + 2 10% हो गया. 14% का रिटर्न था तो बाकी 4% रहा. और लिखा है कि to receiving 20% of the first 10% of gains after the catch up, further gains are split 80-20 between the LPs and GP. तो लगभग आप इसका कैलकुलेशन करोगे तो मिला के 2.4 ही आएगा. ये सॉफ्ट हर्डल के लगभग ही रहता है. तो आप इन शॉर्ट सॉफ्ट हर्डल जैसा ही समझो कैच अप ग्लॉस को, कि ये सॉफ्ट हर्डल जैसा ही होता है. अनदर फीचर दैट इज ऑफन इंक्लूडेड इन हाई वाटरमार्क. हाई वाटरमार्क मतलब ये होता है कि जैसे ये फंड है 100 का, इसने लास्ट टाइम हम लोग को रिटर्न दिया था, सोचो 109 का, 109 का, तो 109 है, ये आपका हाई वाटरमार्क बन गया. मतलब अगर इस साल उसने वो 109 से ऊपर देगा हम लोग को रिटर्न, तभी हम लोग उसको उसमें परफॉर्मेंस फी देंगे, वरना नहीं देंगे. दैट इज हाई वाटरमार्क. Performance fee are only paid to the extent of the current value of an investor's account is above the highest net of fees previously recorded. This feature ensures investor will not be charged performance fee twice on the same gains of the portfolio values. A partnership's waterfall refers to the way in which payments are allocated to the LP and GPs as profit and losses are realized on deals. With deal by deal waterfall, profits दो तरीके का waterfall structure होता है, एक deal by deal और एक whole of fund. deal by deal अमेरिकन waterfall होता है and whole of fund यूरोपियन waterfall होता है. तो जो डील बाय डील वाटरफॉल स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है कि जैसे अब जैसे एक फंड का साइज है 100 मिलियन का, तो उस एक जगह तो उसने इन्वेस्ट नहीं किया होगा, उसने अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट किया होगा. तो एक कंपनी का सोचो उसने बेचा, उसमें से जो रिटर्न आया उसको उसने बांट लिया, उसने उस इन्वेस्टर के बीच में और अपने बीच में बांट लिया. फिर दूसरा कंपनी है जो उसमें इन्वेस्ट किया था, उसने उसको बेचा, फिर उसको एलपीजीपी के बीच में बांट लिया. फिर तीसरा जो इन्वेस्टमेंट था उसको बेचा, फिर उसको एलपीजीपी के बीच में बांट दिया. दैट इज कॉल्ड डील बाय डील स्ट्रक्चर. लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि सोचो अगर फर्स्ट वाला था कंपनी, उसमें बहुत अच्छा उसमें बहुत अच्छा रिटर्न आया, तो उसमें उसको परफॉर्मेंस भी मिलेगा. सेकंड वाला में भी सोचो बहुत अच्छा रिटर्न आया, उसमें परफॉर्मेंस भी मिलेगा. थर्ड वाला में उसने पैसा डुबा दिया, तो उसमें क्या होगा कि पहला तो मतलब उसको परफॉर्मेंस भी मिल गया, लेकिन ओवरऑल तो सोचो लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस में ही रहा इन्वेस्टर जो लिमिटेड पार्टनर था, लेकिन उसने परफॉर्मेंस फी भी एक्स्ट्रा दे दिया. तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ डील बाय डील स्ट्रक्चर. अब होल ऑफ फंड स्ट्रक्चर में क्या होता है कि ओवरऑल देखा जाता है कि अगर तीनों बेच के ओवरऑल कितना अप्रिशिएट हुआ है हम लोग का इनिशियल पैसा, जितना अप्रिशिएट है हम लोग उसके ऊपर उसको परफॉर्मेंस फी देंगे, और जितना अगर नहीं हुआ है तो हम लोग परफॉर्मेंस फी उसको नहीं देंगे. तो दैट इज कॉल्ड होल ऑफ फंड स्ट्रक्चर और यूरोपियन वाटरफॉल. क्लॉबैक प्रोविजन क्या बोलता है? क्लॉबैक प्रोविजन क्या बोलता है, जैसे कि मैंने बोला था इसमें उसका प्रॉफिट हुआ तो उसको इसमें पैसा मिल गया, इसमें प्रॉफिट हुआ उसको पैसा मिल गया, लेकिन इसमें लॉस हुआ तो क्या करेगा कि लिमिटेड पार्टनर्स कि इसमें दोनों जितना में उसने इंसेंटिव दिया है जीपी को लिमिटेड पार्टनर ने, तो वो इंसेंटिव काट लेगा क्योंकि इसमें उसका ओवरऑल लॉस हो गया इसीलिए. तो दैट इज क्लॉबैक प्रोविजन. एंड हम लोग का यहाँ पे ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है. हम लोग एक बार एमसीक्यू में देख लेते हैं. दीज आर वेरी बेसिक एमसीक्यू, सो आई वुड सजेस्ट कि आपको रीडिंग का जो एमसीक्यू है या ब्लू बॉक्स क्वेश्चंस आप लोग वहाँ से करें. दीज आर वेरी बेसिक. फिर भी लेट्स सी. compared the alternate investment traditional investment trend to compared with alternate investments, traditional investments tend to be less liquid. नहीं, ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट लिक्विड तो होते नहीं, हम लोग ने पढ़ा है. हैव लोअर फीस, सॉरी टू बी लेस लिक्विड, मतलब बोल रहा है कि ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट लेस लिक्विड है. नहीं, हम लोग तो देखें ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट लिक्विड होता है, तो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट इज लेस लिक्विड देन ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट. हैव लोअर फीस, रिक्वायर मोर स्पेशलाइज नॉलेज. हम लोग ने क्या पढ़ा है कि आज की ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में हम लोग को ज़्यादा नॉलेज चाहिए. सो द आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी,
हैव लोअर फीस, मतलब हम लोग को ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट में हम लोग देखा कि इसको हम लोग को मैनेजमेंट फ़ी भी देना पड़ेगा, फिर इंसेंटिव फ़ी भी देना पड़ेगा। तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट में जो होता है हम लोग का लोअर फीस होता है। An investor who wants to gain exposure to alternate investments but does not have the in-house expertise to perform due diligence on individual deals is most likely to engage in। इसमें ये लिखा है कि अगर उसके पास खुद का एक्सपर्टीज नहीं है तो वो कहाँ इन्वेस्ट करेगा। तो ऑब्वियसली वो एक फंड इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करेगा, जैसे हम लोगों ने पहले बोला था कि यहाँ पे उसको यहाँ पे उसके पास अगर इन वो नहीं है, एक्सपर्टीज नहीं है, तो यहाँ पे जो मैनेजर है वो अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा। आपको फंड इन्वेस्टिंग में इन्वेस्ट करना चाहिए अगर आपके पास एक्सपर्टीज नहीं है। फिर मैनेजमेंट फीस फॉर अ प्राइवेट कैपिटल फंड आर डिटरमाइंड एज अ परसेंटेज ऑफ ऑब्वियसली कमिटेड कैपिटल। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था कि फॉर अ प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजर फीस इज कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ कमिटेड कैपिटल। फिर फॉर एन इन्वेस्टर्स इन प्राइवेट इक्विटी फंड the least advantageous of the following limited partnership for, मतलब ये लिखा है कि इन्वेस्टर के लिए कौन सा एडवांटेजेस नहीं है एकदम। तो एडवांटेजेस तो हम लोगों ने जैसे पढ़ा था इसमें कि इसमें उसने वो दे देते हैं, फिर लास्ट वाला उनका लॉस हो जाता है। तो ये चीज़ होता है आपका अमेरिकन वाटरफॉल स्ट्रक्चर में। तो दिस इज अमेरिकन स्टाइल वाटरफॉल प्रोविजन। तो दिस इज इट, फर्स्ट चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। लेट मी नो हाउ द वीडियो बस, अगर आपका कोई क्वेरी है तो कमेंट डाउन बिलो एंड मैं उनको 100% उनका एक सोल्यूशन दूंगा, मैं प्रोवाइड करूँगा। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लेट मी नो योर क्वेरीज बिलो। थैंक यू, गुड बाय।